टाइम काफी है पढ़ने के लिए काफी है। अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ते हो तो श्योर है कोई बड़ी बात नहीं करना। करने वाले लोग 1 महीने में कर देते हैं। प्लानिंग को शेड्यूल कंटेंट्स में बात करती है। कंटेंट करना आपके पास अगर कंटेंट सटीक और रणनीति अच्छी आपके पास पढ़ने के लिए तो आईएएस करना 1 महीने में कर सकते हो। आप डिपेंड करता है टाइमिंग निकालते हो। सबसे मेन बात है अब मुझे बात बताओ आप जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सारे लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं मुझे बस में क्वेश्चन कितने आएंगे 150 सारे लोगों को सिलेबस है नहीं है सिलेबस है नहीं है सिलेबस बिना सिलेबस का कोई तैयारी नहीं करो। पहले सिलेबस मैंने करता है सिलेबस अगर आपके पास है तो टॉपिक सेलेक्ट कीजिए क्या पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि आईएएस प्रीलिम्स कितने क्वेश्चन का पेपर होता है कितने क्वेश्चन होगा अच्छा मुझे बताओ एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है कभी एनालिसिस किया आपने कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं 200 पेपर कितने नंबर का होता है 200 क्वेश्चन कितने होते हैं 150। अब कभी आपने सीधा किया कि ये जो है ये तो 150 क्वेश्चन 200 नंबर के एक क्वेश्चन किस हिसाब से पढ़ेगा कभी आपने कितना ध्यान दिया कि 150 क्वेश्चन है 200 नंबर 300 नंबर का मान लेते हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। लेकिन यहां अगर आप इस चीज को देखोगे तो 1.33 यानी एक क्वेश्चन लगभग 1.33 नंबर का होता है कितने का होता है तब जाके एनालिसिस करके नंबर कितने पर पहुंचता है 150 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होता है। आज तक अगर मेरिट देखोगे आज तक आप एनालिसिस देखोगे तो बच्चों के पिछली बार 76 से 77 क्वेश्चन राइट टू हाईएस्ट मेरिट पिछली बार 76 से 77 क्वेश्चन इसका मतलब 150 में से 50% भी देखते हो 150 का 50% कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 75 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 75 क्वेश्चन। लेकिन आप ये चीज सोचो क्या 150 में से 75 क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन का रेशियो देखा जाए तो 150 से 75 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसकी प्लानिंग होती है करने की। मैं आपको चीजें बताऊं जैसे मान लो मैं आपसे कहूं 20 क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग क्या आती है 20 का 20% मैथ रीजनिंग अगर आप एनसीईआरटी मैथ रीजनिंग बाकी आईएएस की तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो मेरे सब्जेक्ट करते हैं कि 20 छोड़ो 130 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं स्पेसिफिक करना अगर साइंस बैकग्राउंड से मैं कहता हूं फिर क्लास रीजनिंग कैसे सब्जेक्ट आप गया ना तो आपके बोनस है बाकी आपको मैथ नहीं पता कि 20 में से आप सब्जेक्ट है तो 30 तो मेहनत करोगे रीजनिंग तो सब्जेक्ट है ये आपके बोनस है। बाकी आपके 130 क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन में आप मेहनत करनी है अपने को पूरा प्लानिंग करनी है जिन्हें आप राजस्थान के लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के करेंगे। अब इन दोनों सब्जेक्टों का मैच होगा 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 और 20 क्वेश्चन कितने बोले 60 क्वेश्चन दो सब्जेक्ट आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े दो 3 सब्जेक्ट पढ़े तो राजस्थान की हो गई और मैथ रीजनिंग हो गई दो सब्जेक्ट आपको कितने नंबर के कितने क्वेश्चन बताते हैं 60 क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया हाईएस्ट जो मेरिट है वो पिछली बार गई है 76 क्वेश्चन और हमारे दो सब्जेक्टों के कितने क्वेश्चन हुए हैं 60 क्वेश्चन हुए। अब अपने पास सब्जेक्ट बहुत सारे इनके अलावा हमारे पास करंट है करंट का मैटर है करंट के अलावा 24 25 क्वेश्चन करंट के करंट के अलावा अपने पास साइंस है साइंस के अलावा अपने पास इको है इको के बाद अपने पास इंडिया का पोर्शन इंडिया में मान लो आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी इंडिया वाला ले लें तो लगभग इसके 25 क्वेश्चन करंट के और इंडिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी में लगेंगे तो लगभग 15 से 20 के क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे बात बताओ अगर आपने राजस्थान ढंग से पढ़ ली जबरदस्त तरीके से पढ़ ली और मुझे नहीं लगता बारिश की तैयारी करो राजस्थान की ढंग से पढ़ सकते राजस्थान की हमारा पार्ट होता है राजस्थान को भी तो राजस्थान ढंग से अपन पढ़ सकते हैं राजस्थान को अच्छे से पढ़ सकते हैं जिनमें हिस्ट्री हो गई कल्चर हो गई और ज्योग्राफी हो गई ये लगभग ये आपने पढ़ लिया 30 सब्जेक्ट तब 40 नंबर में लगभग पॉलिटी मान लो 3 क्वेश्चन और ये बताते हैं ये पढ़ लिया 40 अगर आपने 35 क्वेश्चन तक पहुंच गए और इधर 15 क्वेश्चन तक पहुंच गए तो दो सब्जेक्ट में आपका स्कोर कितना हुआ है 50 कितना हुआ है 50 कभी भी प्री का मतलब जुड़ने नहीं आपने में हमारा टारगेट प्रीलिम्स क्लियर करना है और मेंस में बैठना है हमारा टारगेट ये। अब हमें प्लानिंग कैसे करनी है आपको जब तैयारी करनी है तो एक तो इस चीज को बोनस में पढ़ो रीजनिंग पे बात करो रीजनिंग की जरूरत नहीं होती और मैथ पे थोड़ी सी मेहनत करो 15 तक पहुंच गए और राजस्थान ढंग से पढ़ लिया अपने राजस्थान के 50 क्वेश्चन यही करो आप हाईएस्ट मेरिट 70 मान लो 76 चलिए आप 70 मान लो नहीं तो 70 जाती थी 68 जाती थी 69 जाती थी इतनी है 150 में से दो सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट बची है करंट बची है साइंस बची है इको बची है इंडिया हिस्ट्री बची है इंडिया ज्योग्राफी बची है इंडिया पॉलिटी बची है और इंडिया इको इंडिया बची है। अगर मान लो करंट लगभग 7 से 8 महीने का आपने करंट पढ़ लिया तो 7 से 8 महीने के करंट आपके 24 25 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन मान लो 25 में से 15 क्वेश्चन मान लो अब 15 क्वेश्चन मान लो तो 15 50 कितने हो गए 65 कितने क्वेश्चन हो गए 65। अब मुझे पिछली जो मेरिट टिकट थी प्रीलिम्स की वो कितने नंबर क्वेश्चन पे गई 76 मैंने लगा कितना एक एक्स्ट्रा 70 तीन सब्जेक्ट आपको कितने मतलब क्वेश्चन देते हैं 65 ये मिनिमम लगातार कर सकते हो 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया ये 3 सब्जेक्ट पढ़ ली तो आप आराम से प्रीलिम्स हो सकता है। अब 65 क्वेश्चन के बाद आपको 15 क्वेश्चन के लिए आपको साइंस पढ़नी है इको पढ़नी है इंडिया पढ़नी है इतनी सब्जेक्ट आपके बचे जिनमें 10 क्वेश्चन आप आराम से इनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो 2-3 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट में आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने दोनों भी कर दिए तो ये आपका प्रीलिम्स जो है जो प्री है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आपको प्लानिंग करनी है मैंने आपको बताया आपको क्या माइंड में रखना है पास करने कैसे करोगे एक सबसे मेन चीज क्या करोगे एक तो बोनस में पढ़ोगे रीजनिंग को एक बार रीजनिंग पढ़ ले तो रीजनिंग पढ़ आसान सब्जेक्ट पढ़ लिया पहले पढ़ी होगी रीजनिंग पढ़ नहीं आपको मैथ जो बोनस में पढ़नी है। अगर आपके 20 क्वेश्चन में से कभी रीजनिंग ज्यादा मैथ ज्यादा होती है अगर आपके 20 में से 15 भी हो रहे हैं ना तो आपके बोनस बाकी सारा याद करने का कोशिश करें। इनमें सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट रहता है वो राजस्थान की रहता है राजस्थान के कितने क्वेश्चन मिनिमम 40 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है 40 और मैं मानता हूं राजस्थान में आरपीएससी की तैयारी करता है यार इसकी तैयारी करता है कोई भी राजस्थान को उसकी राजस्थान की मजबूत रहती है। और मान लो आपने 40 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन की तैयारी आपने कर ली फिर आपको कितने क्वेश्चन पढ़ाएगा मैंने आपको पिछली कितने है 76 77 में तो 60 क्वेश्चन का मैटर तो आपको 2 सब्जेक्ट मिल रहा है। अब आपको बाकी का आप 20 क्वेश्चन लगा लो आप 20 क्वेश्चन लगा लो 80 क्वेश्चन के लिए 20 क्वेश्चन के बाकी 40 सब्जेक्ट आपके पास फ्री है बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना है और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपने कर दिए तो श्योर कहता हूं आप 80 पर आप आराम से पहुंच जाओगे और प्री क्लियर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना हाई लेवल पे पहुंच जाएगा फिर आपको कुछ पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। फिर आपके और हमेशा ही 6 से 7 महीने कम से कम मेंस के लिए मिलते हैं और 6 7 महीने आपको मेंस के लिए मिल जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी में कर सकते हो 6 7 महीने में चीजें और कैसे तैयारी करते हो गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपको मिलता है तो मेंस भी क्लियर करने में कोई समस्या नहीं। हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा लोकल एरिया में इंग्लिश थोड़ा डर रहता है एक होता है ना कि डर रहता है कोई सब्जेक्ट का तो इंग्लिश का इंग्लिश में चीजें पढ़नी है आपको लंबा स्कोर करना आपको पहुंचना चाहते हैं कर सकते हो वो स्कोर करना बाकी हिंदी हो गई इनको पढ़ सकते हो हिंदी पढ़ सकते हो बाकी सब्जेक्ट जो आप प्री में पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट में दोबारा नहीं होता है वो ऑप्शन आएगी और ये आएगी ये आएगी यानी आपको लिखने में होगा यानी आपको आंसर राइट करनी होगी बस इतना सा अगर आपकी प्री प्लानिंग अच्छी है तो मैंने आपको बाकी के आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो 2 सब्जेक्ट को आप इसको 7 क्वेश्चन का तैयार होगा बाकी थोड़ा साइंस को पढ़ो ये भी बता सकता हूं कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है जैसे मैं आपको सब हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है तो ये आपको जानना है कि जिनमें लेक्चर क्लासेस के साथ पता नहीं लेक्चर क्लासेस को आप ऑफिस जो पास चले ज्वाइन कर ले जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी यानी जो नहीं यानी ये जरूरी है यहां पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी यानी पेज की और जो भी कंटेंट की जानकारी है वो यहां से आपको मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए समझिए एक बार पहले मैं चीजों को देख लेते हैं मैं आपसे कहूं कि आपको 40 क्वेश्चन राजस्थान जी के कवर करने 40 क्वेश्चन राजस्थान जी के कवर करने तो मैं आपसे 40 क्वेश्चन में क्या पढ़ोगे अब मैं आपको हिस्ट्री लूंगी जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में जो आदि इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपको पूरा करना है इतिहास राजस्थान कवर करनी है तो राजस्थान में मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक चाहते हैं एक किरण 1857 की क्रांति एक आपको पढ़ना है प्रजामंडल आंदोलन और प्रजामंडल के बाद आपको पढ़ना है किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के बाद आपको पढ़ना है जातीय आंदोलन। ये मॉडर्न हिस्ट्री है सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री अपने पेपर में देखी जाती है आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे चल रहा है यहां से देखो सबसे ज्यादा फोकस करना एक तो ये वाला टॉपिक पढ़ना ये वाला टॉपिक एक पढ़ना एक वाला टॉपिक और एक पढ़ना जातीय आंदोलन इनका ट्रेंड किसानों से बंद हो गए कम हो गए क्रांति से कम क्वेश्चन पढ़े क्योंकि क्रांति जब एक बार पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाती है ये ऐसे में हमेशा गलती करने के चांस रहते हैं और ये टॉपिक तो ऐसा जबरदस्त टॉपिक है 2 क्वेश्चन इसके ना हमेशा देखो हमेशा मिलते हैं इनके फिक्स है। इसके अलावा अगर आप कल्चर पढ़ते हो मान लो आप कल्चर पढ़ते हो तो कल्चर पढ़ते हो कल्चर फिक्स टॉपिक है आप गीत पढ़ लो आप नृत्य पढ़ लो आप गायन शैली पढ़ लो आप आभूषण पढ़ लो आभूषण पढ़ लो आप रीति रिवाज पढ़ लो इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं रीति रिवाज हो गए इनमें गीत हो गए नृत्य हो गए गायन आभूषण रीति रिवाज हो गए। इसके अलावा बात करें चित्रशैली हो गए टॉपिक एक हो गया भाषा साहित्य पिछले आर के लिए क्वेश्चन जो आया था भाषा साहित्य उसमें शायद था कि तो सुई किताब के कुले वाला में कितनी भाषाओं को लिखता है 18 भाषाओं का पिछला क्वेश्चन यहां से उठाया गया था भाषा साहित्य से। अब आप और भी टॉपिक जैसे दुर्ग हो गए महल हो गए मंदिर हो गए जनजाति हो गई ये तो टॉपिक बड़े होते हैं लेकिन दुर्गों से आज तक क्वेश्चन आप देख लीजिए बच्चे आप आगे के पेपर आइए उनसे दुर्गों के क्वेश्चन बंद हो गया बहुत कम चांस होते हैं दुर्गों का क्वेश्चन आए महलों के क्वेश्चन बिल्कुल लिमिट कर दिए मंदिरों के क्वेश्चन लिमिट कर दिए इनके क्वेश्चन आने बंद हो गए जनजाति 7 जनजाति में उनका आने बंद कर दिए आज तक एक क्वेश्चन नृत्य का फिक्स है एक क्वेश्चन गीता फिक्स है ये फिक्स है इसके अलावा एक क्वेश्चन आभूषण का फिक्स है और एक क्वेश्चन फिक्स है त्योहारों का मेले त्योहारों का और त्योहारों का कई बार 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं इनके फिक्स 2 क्वेश्चन मिनिमम तो ये टॉपिक है इनको आप पढ़ोगे ना तो कल्चर क्वेश्चन का कोई सवाल है ही नहीं। ये मैंने आपको ये नहीं बताया टॉपिक है आप दुर्ग का आएगा क्वेश्चन आएगा उसका दुर्गों का टॉपिक कम से कम 10 दिन चलता है और कम से कम
यही सब उठाया जा रहा है। आरएसएस ले लो या आरबीसी ले लो, यही क्वेश्चन है, यही टॉपिक है जिससे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और सबसे मेन बात है, आपको हिस्ट्री में कहां पर करना है, आगे इतिहास, क्या टॉपिक कवर करना है, आगे। उनके अलावा पिछली बार क्वेश्चन गुजर प्रत्यारों से पूछ लिया गया है, गुजर प्रत्यार, बाकी गुजर प्रत्यारों का क्वेश्चन फिक्स है, गुजर प्रत्यारों का, और इनका गुजर प्रत्यारों का क्वेश्चन तो सुई वाला इसी में से पूछा गया था। ये फिक्स चीज है। अगर आप प्लानिंग के साथ, मैंने आपको बताया 40 क्वेश्चन तो राजस्थान जी के, मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन का भाई मैं तो रीजनिंग के, और 24 से 25 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के। ये अगर आपने तीन सब्जेक्ट कवर कर लिए तो स्कोर देखो 60 और 24 कितने हो गए, 84 क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया पिछली कट ऑफ है वो कितने रही है, 76 पॉइंट को 70 लगा के चलो, 77 लगा के चलो। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि तीन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका स्कोर कितने पहुंच रहा है? आज तक प्री प्रीलिम्स की कट ऑफ आज तक नहीं है, हाईएस्ट रही है पिछली बारी 76 77, हमेशा 68 69 70 71 रही है। और मैंने आपको बता दिया तीन सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो तीन सब्जेक्ट ऐसे जो आपको प्रीलिम्स पास कर सकें, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ दो बहुत चाहते भाई, कोई आपको थोड़ा पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, थोड़ा सब पढ़ना है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट है अगर आप टारगेट प्री पास करने का है तो आप सफिशिएंट है तीन सब्जेक्ट आप पढ़ लो, तो तीन सब्जेक्ट आपको करवा सकते हैं पूरा प्री। उसके बाद मेंस का टाइम मिलेगा ना तो आप अच्छे से तैयारी में कर सकते हो। तो ये ना एक एरिया हो गया भाई जिसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो टॉपिक है एक राजस्थान का, एक फिर मैंने आपको बताया एक टॉपिक ले लीजिए आप कौन सा भाई प्रजामंडल, और एक टॉपिक मैंने आपको बताया एक टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री में से वो पूछा जाती है आंदोलन। कितने टॉपिक हो गए? तीन। मॉडर्न हिस्ट्री में से पढ़िए तीन टॉपिक, बाकी में छोड़िए। मैंने आपको एक फोकस करूं, आप अगर मेरे को एक क्या जानते हैं क्या है, जानते हैं क्या है? हमारे राजस्थान का पहले नाम क्या था? हमारे पहले राजस्थान का नाम था राजपूताना। राजस्थान का नाम था पहले भाई क्या नाम था? क्या हमारे राजस्थान का आज भी नाम राजपूताना ही है क्या? अभी नाम क्या हो गया है? अरे क्या हो गया है? अब मुझे ये बताओ हम पहले किसमें रहते थे, हम किसमें रहते थे? तुमने राजपूताना से कौन सी जगह निर्माण किया है? राजस्थान का। और राजपूताना से राजस्थान निर्माण किया है हमने, तो निर्माण के लिए जो प्रोसेस की है, जो प्रक्रिया की है कि हमने राजपूताना से राजस्थान बनाया, और प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? एकीकरण। क्या कहलाती है? एकीकरण। क्या आप मुझे बता सकते हो एकीकरण में क्या किया? एकीकरण में क्या किया? एकीकरण में क्या क्या बनाकर राजस्थान हमारे पास पहले क्या था? पहले क्या था हमारे पास? हमने क्या बनाया? इसके लिए क्या किया हमने? और प्रक्रिया जो थी वो प्रक्रिया क्या कहलाई? एकीकरण। इसका मतलब क्या करना है? राजस्थान। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम पहले क्या बनाएंगे? भारत। पहले क्या बनाएंगे? भारत में कितने राज्य बजट में? कितने राज्य हैं? 28 कितने के साथ से 8 कुल 28 और 8 कितनी हो गई? 36 36 चीजें मिल गई, तभी जाकर हमारा क्या बना है? क्या बना है भाई? इसमें कितने राज्य वर्तमान में? अरे कितने राज्य हैं? 28। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान में कितने जिले? कितने जिले हैं? 50 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अरे कौन सा है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजधानी कौन सी है? जिलों की नगरी कौन सी है? जिलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर में कौन सी है? और लेक्चर क्लास में कौन सी बात करें, क्योंकि हमारे पास पहले क्या था? पहले क्या था? क्या बनाया? क्या किया हमने? क्या कहलाया? पहले क्या बनाया? कितने राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने? कितने ऐड हो गए? मिला के क्या किया? हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा? कुल कितने जिले हैं? सबसे बड़ा जिला राजधानी कौन सी है? जिलों की नगरी कौन सी है? आप कहां पढ़ रहे हैं? उदयपुर। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एकीकरण। तो क्या मैं आपसे सीधे कहूंगा एकीकरण में हमने क्या किया है? क्या किया है? राजस्थान। दूसरा टॉपिक कौन सा है आपको? कौन सा टॉपिक है? प्रजामंडल का क्या है? देखो हमें पहले यहां व्यवस्था थी, बाद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी भाई? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन हमने इस व्यवस्था को खत्म करके यानी राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा। इसको खत्म करके हमने व्यवस्था स्थापित की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। हमने व्यवस्था स्थापित की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। इसका मतलब राजा राजा का बेटा नहीं बनेगा, राजा कौन बनेगा? जो योग्य होगा या जो योग्य रखा होगा। तुमने राजतंत्रात्मक व्यवस्था से कौन सी व्यवस्था की मांग की भाई? लोकतंत्रात्मक। यानी हम इस व्यवस्था को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लाना चाहते थे? लोकतंत्रात्मक। और इसको उस समय नाम दिया था उत्तरदायी शासन व्यवस्था। क्या नाम दिया था भाई? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए जनता द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन क्या कहलाया? प्रजामंडल आंदोलन। तो पूछा जाए प्रजामंडल आंदोलन किस व्यवस्था के लिए था? उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए। तीसरा टॉपिक कौन सा है बताओ? अरे तीसरा कौन सा है? जनजाति समझ लो, मैं आपको बता देता हूं जनजाति को। राजस्थान की बात करें तो मीणा, मीणाओं के बाद भील, भीलों के बाद ग्रासिया, ग्रासियों के बाद सेरिया, सेरिया के बाद कंजर, कंजर के बाद कटोरी, कटोरी के बाद डामोर, और डामोर के बाद सांसी। ये राजस्थान की जनजाति जब आप पढ़ते हो, ये राजस्थान की पूरी जनजाति होगी। इनमें क्या था? इनका क्या काम था? जनजाति कहते हैं वे जातियां या वे लोग जिनका प्रारंभिक जीवन था वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, लकड़ी काटते थे, लकड़ी काटते थे, जीवन यापन करते थे जंगलों में घूम घूम कर। ऐसी लोग जो जंगलों में प्रारंभिक रहते थे उन्हें कहते थे जनजाति। राजस्थान में पढ़ते तो पहली जनजाति कौन सी मानी जाती है? मीणा। दूसरी कौन सी मानी जाती है? भील। तीसरी कौन सी है? ग्रासिया। चौथी कौन सी है? सेरिया। पांचवी कौन सी है? कंजर। छठवीं कौन सी है? कटोरी। सातवीं कौन सी है? डामोर। आठवीं कौन सी है? सांसी। इनमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न स्तर था, शिक्षा का कोई पहचान नहीं था। तो इन लोगों में जनजाति के लिए और इन लोगों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए या बारी बारी से गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने इन्होंने आंदोलन किए और सेरिया भीलों के उत्थान के लिए आंदोलन किए और इनका शोषण किया जा रहा था सामंतों द्वारा। उनके शोषण के खिलाफ ये बताते हैं आंदोलन किया गया था। आंदोलन को जनजातियों के लिए किया गया तो आंदोलन को क्या नाम देते हैं? जनजातीय आंदोलन। ये तीन टॉपिक अगर इनको पढ़ते हो ये फिक्स है पेपर में क्या दो क्वेश्चन फिक्स है। इस एकीकरण को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कौन सी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है? वो एकीकरण की प्रक्रिया फॉलो करो। देखो बात मैंने सब लिख दिया एकीकरण, एकीकरण एक शब्द लिया मैंने एकीकरण, ठीक है। हमने एक बात बताओ, हम यहां काल्पनिक भारत ले ले, अगर अपन काल्पनिक भारत ले ले, अगर अपन काल्पनिक भारत ले ले, देखिए बात ये बात ले लिया। अच्छा मुझे बात बताओ भारत का किनका प्रजा था? अंग्रेजों का। हम किनके गुलाम थे भाई? अंग्रेज हमें छोड़ के गए, कब छोड़ के गए? 15 अगस्त 1947। हमें छोड़ के 15 अगस्त 1947 को हमें क्या प्राप्त हुई भाई? अरे क्या प्राप्त हुई? स्वतंत्रता किससे स्वतंत्र हुए हम? लेकिन अंग्रेज जिसे छोड़ के अंग्रेजों ने चैलेंज किया, ठीक है भारत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप क्या हमारे में भारत चला सकते हो? क्या रनिंग कर सकते हो? भारत निर्माण कर सकते हो? तो उस दौरान भारत निर्माण अंग्रेजों के खिलाफ चैलेंज का विषय था और हमारा भारत छोटी मोटी रियासतों में बटा हुआ था। 565 छोटी मोटी रियासतों में, इधर की रियासत भाग रही है, अलग भाग रही है, ये अलग भाग रही है, ऐसे करके 565 छोटी मोटी रियासतों में पूरा भारत बटा हुआ था। और सारी रियासतें भारत में नहीं, सारी रियासतें स्वतंत्र रहने की यानी कोशिश कर रही थी स्वतंत्र रहेंगे, हमें स्वतंत्र रहना। अब सबसे बड़ी बात है स्वतंत्र रहेंगे, सारी लोग अलग रहेंगे तो भारत का निर्माण हो सकता है क्या? मुझे तो भारत का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भारत का संविधान कब लागू हुआ? मुझे ये बताओ सारे लोग। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को कितनी अनुसूचियां लिखी गई थी? 8। कितनी अनुसूचियां लिखी गई? 8। सबसे पहली लिखी थी पहली अनुसूची। पूछा गया संविधान कहां का है? तुमने बताया संविधान भारत का है। लेकिन ये तो बताओ भारत का संविधान बना रहे हो वो भारत क्या है? तो पहली अनुसूची में भारत की परिभाषा बताई गई। भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब बहुत सारे राज्य मिलेंगे तो क्या निर्माण होगा? भारत का। लेकिन भारत निर्माण के लिए कितनी रियासतें मिलेंगी भाई? 565। कितनी रियासतें मिलेंगी? तो 565 रियासतें मिलेंगी तभी तो बनेंगे राज्य, और राज्य मिलेंगे तभी तो क्या बनेगा? भारत। लेकिन एक भी रियासत भारत में मिलने के तैयार नहीं थी। इसके लिए जब भारत में मिलने के तैयार नहीं है तो क्या किया जाए मिलाने के लिए? तो राजाओं को बुलाया गया, इन राजाओं की मीटिंग लगाई गई। आप सारे लोग भारत के निर्माण में योगदान दें, भारत पहले बनाएंगे तो ही अन्य चीजों का निर्माण होगा। तो भारत के राजाओं को कन्विंस करने के लिए, भारत के राजाओं को बनाने के लिए इस मीटिंग की गई। भारत के राजाओं ने 565 राजा जो थे उनकी सभा की, 565 रियासतों के राजाओं से सभा की। लेकिन 565 में से 3 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र थी। एक तो जम्मू कश्मीर, एक थी हैदराबाद और एक थी जूनागढ़। यानी मैं आपसे कहूं कितनी रियासतें स्वतंत्र थी? 3। पहली कौन सी है? जम्मू कश्मीर। दूसरी कौन सी है? हैदराबाद। तीसरी कौन सी है? जूनागढ़। अब हमारे पास कुल कितनी रियासतें हैं स्वतंत्र? कितनी है भाई? 3। अब मुझे बताओ 3 स्वतंत्र अपने पास कितनी बची? कितनी बची? 562। अगर 562 रियासतों को मिला दे तो हमारा क्या निर्माण हो जाएगा भाई? भारत का निर्माण हो जाएगा। अगर भारत नहीं बनेगा तो राजस्थान बन सकता है क्या? ये बताओ। अगर भारत निर्माण नहीं होगा तो राजस्थान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो पहले सबसे क्या बनाना होगा? सबसे पहले भारत बनेगा तभी तो हमारा क्या तैयार होगा? राजस्थान। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत निर्माण कैसे किया जाए? भारत निर्माण कैसे किया जाए? आपको पता है 562 जो रियासतें थी राजाओं ने घोषणा की हम स्वतंत्र रहेंगे। तो मिशन आया था कैबिनेट मिशन, आपने नाम सुना होगा। एक मिशन आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी कि हम भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठन करेंगे। अगर कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है तो स्वतंत्र रह सकती है। कोई रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो पाकिस्तान मिल सकता है, कोई भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिल सकता है, कोई स्वतंत्र रहना चाहता है तो स्वतंत्र रह सकता है। तो ऐसे करके मैंने घोषणा की कि आप चाहो जैसे रह सकते हो, आपको स्वतंत्र रहना स्वतंत्र रहिए, आपको पाकिस्तान मिला पाकिस्तान में रहिए, आपको भारत में मिलना भारत में जाइए। तो राजाओं को छूट दी गई और राजाओं को छूट दी गई तो राजाओं ने घोषणा कर दी हम तो स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी राजाओं ने। हमने बात बताओ अगर स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी तो सारे राजा अलग अलग राज्य बनेंगे और अलग राज्य तो स्वतंत्रता रहेगी। वो क्या चाहते थे? राजा स्वतंत्र कैसे रहना चाहते थे? उनका रीजन था राजाओं के स्वतंत्र रहने
राजा ही नहीं रह पाएगा। अगर बिना अधिकार के राजा को आप छोड़ दो तो राजा रह ही नहीं सकता। इसलिए राजाओं ने क्या घोषणा कर दी, स्वतंत्र रहेंगे। अब राजा स्वतंत्र रहेंगे तो ऐसा लगता था कि राजा स्वतंत्र रहेंगे भारत निर्माण होगा, और भारत निर्माण होगा तो अंग्रेजों ने चैलेंज किया स्वतंत्रता के समय। अंग्रेजों ने चैलेंज किया कि अगर आप हमारे बिना भारत बना सकते हो, अगर आप हमारे बिना भारत को निर्माण कर सकते हो, दिखाओ। तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो कांग्रेस समाज में कांग्रेस की पंचायत लगी, पंचायत लगी। कांग्रेस में कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 565 रियासतों को मिलाकर भारत निर्माण के लिए कन्विंस कर सके, इन राजाओं को राजी कर सके, भारत में मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। तो 3-4 मेंबर इकट्ठे होकर राजाओं के पास, और राजाओं के पास उपस्थित हुए, राजाओं के दरबार में पूरे भारत में कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कहा, राजाओं से रिक्वेस्ट की कि कांग्रेस चाहती है भारत निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन भारत निर्माण कभी होगा तो सारे के सारे राजा भारत निर्माण में अपना योगदान देंगे या भारत में मिलकर तैयार होंगे। तो आप भारत में मिला होगा। अब भारत में मिलकर जैसे राजा तलवार निकाले, और तलवार निकाल कहा ये जमीन, ये राज्य हमारे पूर्वजों ने सिर काट कर अर्जित किया है, और सिर काट कर अर्जित किया है, और ये राज्य आपके तो आसानी से आप मिक्स करते हैं, हमें समझ करते नहीं, हमारी तलवार में हमसे बाहर आ चुकी है, ये राज्य चाहिए तो सिर काट कर अर्जित किया है, तो सिर कटने तक आपको नहीं जाएगा, इसलिए हम मिलने के तैयार नहीं है। और उन्होंने मना किया तो सारे राजा सारे सदस्य मना के वापस आ गए कांग्रेस में। कांग्रेस की बात से मीटिंग लगी, कांग्रेस की मीटिंग लगी, और कांग्रेस की मीटिंग में ये कहा गया कि भाई रियासत के राजा मिलने के लिए तैयार है, तो सारे सदस्य ने मना कर दिया कि भारत में राजा मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब वो मीटिंग थी तो उन्होंने जो सदस्य थे उसने कहा भारत निर्माण का सपना जो रहेगा, क्या भारत निर्माण का सपना नहीं होगा, क्या भारत निर्माण नहीं हो सकता? तो क्या कोई इस मीटिंग में ऐसा नहीं है, भारत में कोई ऐसा सदस्य नहीं है, कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति नहीं है जो भारत निर्माण कर सके? तो पीछे की लाइन में व्यक्ति हाथ रख दिया, लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति हाथ रख रहा है, भारत निर्माण कर ले, और भारत निर्माण की जिम्मेदारी लेना चाहता है, तो पीछे से आवाज आई, मैं भारत निर्माण करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि अगर भारत निर्माण नहीं कर पाया तो लौट करने आऊंगा, ये चेहरा मैं तभी दिखाऊंगा भारत निर्माण कर दूं, उसके अलावा मैं लौट करने आऊंगा, और तभी आप लौट के भारत निर्माण हो जाएगा। लोगों ने पीछे देखा, और लोगों ने पीछे देखा जिस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपसे ये भी कई बार पूछा जाता है कि भारत निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसे कहा गया सरदार जी आप भारत निर्माण कैसे करोगे? राजा राजा तो आपके पक्ष में ही नहीं, राजा तो आपके सामने है ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कोई बात नहीं, मैं कन्विंस करूंगा, मेरे लिए काम करो, एक ऐसा व्यक्ति दे दो जो मेरे सचिव के रूप में काम कर सके और वो डायरी मेंटेन कर ले, क्योंकि इतिहास रिकॉर्ड मांगता है, और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल रिकॉर्ड करने में बिल्कुल कमजोर हूं। तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मुझे कैसा व्यक्ति दे दो जो डायरी मेंटेन कर ले, उस रिकॉर्ड लिखा चले, रिकॉर्ड लिख ले, जिसके बाद मैं आपको आंकड़े दे सकूं कि रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कौन सी रियासत को कब मिलाया गया, तो मैं लिखने पढ़ने में कमजोर व्यक्ति दे दो, तो उसके व्यक्ति दिया गया सचिव के रूप में बीपी मेनन, नाम से बीपी मेनन का, बीपी मेनन दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल जाके इसको लेकर और प्रत्येक पूरे भारत की प्रत्येक रियासत में राजाओं से मीटिंग की, राजाओं से बातचीत की, और राजाओं को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन राजा तैयार थे नहीं, कोई भी राजा तैयार नहीं, राजा तैयार नहीं तो कैसे करेंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा कर दी, मैं भारतीय राजाओं से कहना चाहता हूं या तो आप सम्मानपूर्वक भारत में कर ले रियासत का, अगर नहीं करते हो तो दूसरे तरीके सम्मानपूर्वक भेजो तो भारत में मिलो, इससे अच्छा अपनी मर्जी से सम्मानपूर्वक मिल जाए, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आपको भारत में काम मिला होगा, आप भारत में मिलेगा, ये विचार करने का माइंड बनाना है, ना किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ना किसी को पाकिस्तान में मिलेगा दिया जाएगा, आप एक ही ऑप्शन है, भारत में काम मिलना है भारत में। तो भारत के जो राजा थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, हम नहीं मिलेंगे, विद्रोह कर दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कट्टरता नहीं, कठोरता की नीति अपनाई, और कठोरता की नीति उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने रियासत को किया, और रियासत को करके 562 रियासत को मिलाने के लिए राजी कर लिया। इनकी इस कट्टरता के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम देते हैं लोह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम दिया जाता है लोह पुरुष। अब मैं आपसे लोह पुरुष किसको कहते हैं? भारत में किसको कहते हैं? लेकिन मेरे को लोह मिला, अब बताओ, अब पुरुष होता है लोह मिला चाहिए, तभी कभी चलेगा, किसको कहते हैं? तो लोह मिला को लोह मिली इंदिरा गांधी, और लोह पुरुष को हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा मुझे बात बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष क्यों कहते हैं? कोई भी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष इसलिए कहते हैं, जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता उसका पूरा करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत निर्माण करना बहुत बड़ा काम लगा, बहुत बड़ा काम लगा, ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ये बताते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी कंडीशन में कैसे भी भारत निर्माण किया, और राजा के विरोधी भी हुए, और एक सबसे बड़ी बात है रियासत हैदराबाद, हैदराबाद ने तो पूरी बाकी सेना को, बाकी आर्मी को चैलेंज कर दिया, मैं हैदराबाद का राजा निजाम बाद में किसी कंडीशन में नहीं मिलूंगा, मैं पूरी सत्ता को चैलेंज करता हूं कि मेरे पास सेना है, मैं युद्ध बिना युद्ध में मैं तैयार नहीं करूंगा। तो ये बताते हैं जब पूरे देश को लगा जाए तो पूरा देश एक्साइट हो जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आदेश दिया पूरी फोर्स ले जाओ अपनी आर्मी, तब तक आर्मी की गोलियां, तब तक गोले बरसाओ, तब तक हैदराबाद का राजा उन्हें देखकर ना कर ये नहीं कि सरकार के सामने भारत में मिलने के तैयार हो, पूरी फोर्स उतार दी गई, एक फोर्स उतार दी, और कल सेना वाली सारी सेना वाली हैदराबाद को ले लिया चारों तरफ से। पहले चेतावनी दी, अभी टाइम है, आप अपने आप को अपनी रियासत को मिलने के लिए रोक सकते हैं। हैदराबाद का राजा पाकिस्तान में मिलने की प्लानिंग कराता, ऐसे हैदराबाद का राजा तो पाकिस्तान में मिलने की प्लानिंग कर चुका था, मुस्लिम राजा था, पाकिस्तान में मिलने की प्लानिंग कराता, लेकिन बाकी सब कुछ सेना ले लिया, जब हैदराबाद के निजाम ने मना किया मिलने के लिए, तो दोबारा बताते सेना लेकर इतने गोले बरसाए, इतनी तोपें चलाई कि निजाम यहाँ राजा था वो एक घंटे में घुटनों पे बैठ सरकार से सॉरी बोलता है, माफी मांगता है, और वो कहता है मैं भारत में लौटने के लिए तैयार हूं, मेरा राष्ट्र के बाद नहीं हो सकता, और ना ही मैं तुमसे बच सकता हूं, तो मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। और सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को नाम देते हैं ऑपरेशन पोलो, जिसमें गोले बरसाए गए, हैदराबाद का राजा घुटनों पे बैठ के आत्मसमर्पण कर देता। तो पूरे भारत की एकमात्र ऐसी रियासत एकमात्र जिसे सैनिक कार्रवाई से मिलाया, तो रियासत को मानी जाती है हैदराबाद, जिसे हमने जबरदस्ती सैनिक कार्रवाई और ऑपरेशन को बताया जाता है ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत मैं कह सकता हूं हैदराबाद मिलने वाली रियासत की जो सैनिक कार्रवाई द्वारा मिली थी। तो ये हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना क्या है, राजस्थान का पढ़ना है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको एक पॉइंट क्या करना है, एक तो राजस्थान जी के और मैथ रीजनिंग, इन दो चीजों पर करना है आपको, ये चीज कोई वाली सब्जेक्ट है। इसके अलावा हम बात करें ये अपने एकीकरण के द्वारा अपने जो भी पॉइंट था, अगर आप भैया क्लास में हो तो क्लास का 500 जरूर जरूर सारी पूरी इसके अलावा आनंद सर आपसे खूब सारा मीटिंग करके सारी चीजें बता के, तो ये अपने अपना एड्रेस अपनी कोचिंग में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो 500 के चैनल पे आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्लास सर आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट सर बनेंगे प्राचीन और एक बनेंगे मध्यकालीन।